नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर लक्ष्मण कुमार फिजिक्स फैकल्टी और आज मैं आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ और यहाँ से 100% अनुमान है कि इसमें से वैसे क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन लिया है जो बिहार बोर्ड में 80 to 100% आने का उम्मीद है और इन सारे प्रश्नों को हम लोग ट्रिकी बेस में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं और साथ में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन करने से समय का बचाव होगा, समय सेव होगा क्योंकि समय एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम देते समय टाइम का मैनेजमेंट करना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करेंगे और वो भी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि समय बचे। अभी इस तरह का जो मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ उस तरह का ट्रिकी बेस्ड सॉल्यूशन अभी तक कोई भी बुक में नहीं मिला है। तो आते हैं, ये बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न और उसका सॉल्यूशन मैं अभी करवाने जा रहा हूँ और ये वीडियो का फर्स्ट सीरीज है। ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सीरीज है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन आगे का सीरीज देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 12 ओम का प्रतिरोध है। एक 12 ओम का प्रतिरोध वाला तार है। एक 12 ओम का प्रतिरोध वाला तार है। उस तार की लंबाई को खींचकर दुगनी कर दी जाती है। पहले प्रारंभिक तार, जैसे मैं मान लेता हूं कि जब तार की लंबाई L0 है उस समय तार का प्रतिरोध 12 ओम, जब L0 से खींच करके 2L0 कर दिया जाता है तो उस समय उस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरह को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट एक ट्रिक यूज करेंगे और वो ट्रिक है R न्यू बराबर n स्क्वायर R ओल्ड। R न्यू बराबर n स्क्वायर R ओल्ड। R न्यू मतलब नया प्रतिरोध, R न्यू मतलब नया प्रतिरोध, n है तार को कितना गुना खींचे और R ओल्ड जो उसका प्रारंभिक प्रतिरोध है, पहले वाला प्रतिरोध है तो वो होगा। तो यहां देखेंगे प्रश्न में तार को दुगना कर दिया गया है। दैट मीन्स n का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर और R ओल्ड ये प्रारंभिक प्रतिरोध है 12, प्रारंभिक प्रतिरोध 12 और तार को खींच करके कर दिया गया है दुगना करेंगे तो n का वैल्यू 2, 3 गुना किया जाएगा खींच करके तो n का वैल्यू 3, 4 गुना किया जाएगा तार को खींच करके तो n का वैल्यू 4 और 5 गुना किया जाएगा तो n का वैल्यू 5 और R ओल्ड का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 12। तो यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 और गुना 12 गुना 4 ये 48 ओम, यानी नया तार का प्रतिरोध हो जाएगा 48 ओम। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इस ट्रिक के आधार पर आप कोई भी इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तार की लंबाई को खींचकर तिगुनी कर दी जाए तो यहाँ n का वैल्यू 3 रख देना है। और यदि ऐसा बोले कि तार को खींच करके उसकी लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो यहाँ n का वैल्यू 4। तो ये आप ट्रिक्स में
लिख लेंगे कि आर न्यू बराबर नया प्रतिरोध होगा वो एन स्क्वायर आर होगा, पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना, पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रिकी सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदे हैं, 64 समरूप बूंदे हैं, छोटे छोटे बूंदे हैं, 64 समरूप छोटे छोटे बूंदे हैं और छोटे बूंद की धारिता दी हुई है। एक छोटे बूंद की धारिता 64 समरूप बूंद, छोटे छोटे बूंद हैं, उनकी संख्या है 64 और प्रत्येक की धारिता दी गई है 5 माइक्रोफैराड। मिलकर यानी 64 बूंद को मिलाएंगे तो एक बड़ा बूंद बनेगा, एक बड़ा बूंद बनेगा और उस बड़ा बूंद का ही धारिता निकालनी है। उस बड़ी बूंद का धारिता कैलकुलेट करनी है। उस बड़ी बूंद की धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको जब सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन जब आप देखेंगे बुक में तो कम से कम 1.5 पेज में सॉल्यूशन किया हुआ है। लेकिन क्या 1.5 पेज का सॉल्यूशन करने से एग्जामिनेशन में समय का बचाव कभी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्रिकी सॉल्यूशन, देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रिकी सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर कह रहा बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या n होती है, बूंदों की संख्या n होती है, बूंदों की संख्या तो छोटी बूंदों की संख्या 64, छोटी बूंदों की संख्या 64 और बड़ी बूंद की धारिता निकालना है। तो C बड़ी बूंद, C धारिता को C से सूचित करते हैं। C बड़ी बूंद बराबर n पर पावर 1/3, n पर पावर 1/3, n पर पावर 1/3 और C छोटी बूंद, C छोटी बूंद। मैंने क्या बताया इसका ट्रिक्स कि आप बड़ी बूंद का धारिता निकालना है तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर n पर पावर 1/3 इंटू छोटे बूंद की धारिता। यहां आप देखेंगे बूंद की संख्या 64 और छोटी बूंद, इस पर पावर हो जाएगा 1/3 और छोटी बूंद की धारिता दी हुई है 5। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 64 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 और यहाँ 1/3 इंटू 5, एक कट जाएगा, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। तो आप इस ट्रिक के बेस पर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा 20 माइक्रोफैराड। ऐसा भी हो सकता है कि बूंद की संख्या 1000 कर दी जाए तो वहां n का वैल्यू 1000 रख देंगे और 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। तो ये है आपका शानदार ट्रिक्स जिसके आधार पर आप अपने समय को बेहतर ढंग से, आसानी ढंग से बचाव कर सकते हैं। तो आप इस ट्रिक्स को आसानी से समझ लीजिए और एग्जाम में इसका 100% यूज करिए, आपके समय को 100% बचाएगा और ये मेरा दावा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ये ट्रिक्स आप लोग 100% लिख लिए होंगे और मुझे दावा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी आधार पर एक और क्वेश्चन में बताता हूं कि अगर बूंद की संख्या, यदि बूंद की संख्या 1000 होती, बूंद की संख्या 1000 होती तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होती? तो यहां से वही निकालते डायरेक्ट बड़े बूंद की धारिता C बड़ा बूंद बराबर n पर पावर 1। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर बूंद की संख्या 1000 हो जाए, बूंद की संख्या कितनी 1000 हो जाए तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता निकालना है। तो आप लोग है इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि यदि बूंद की संख्या कितनी हो जाए
1000 हो जाए और छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड हो तो बड़ी बूंद की धारिता आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वही ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। C बड़ी बूंद बराबर n पर पावर 1/3 गुना C छोटी बूंद। आई बात समझ में? अब आते हैं, अब मुझे विश्वास है कि 100% कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सही लाएंगे और उसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है जो मैंने बताया, और आप लोग 100% बताएंगे कि ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा। मुझे विश्वास है कि ये ट्रिक्स आपको 100% पसंद आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 कूलम ऋण आवेश, 8 कूलम ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। 8 कूलम क्यू का वैल्यू, आवेश का वैल्यू है -8 कूलम, -8 कूलम। आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवेशों के क्वांटीकरण से सब आता है फॉर्मूला, आवेशों के क्वांटीकरण से Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। और ये हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि आवेश दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किस सिद्धांत के अनुसार? आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार। और यहां Q बराबर प्लस माइनस Ne, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां से N बराबर Q बटा E, 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 N बराबर Q बटा E होगा। और Q का मान 8 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोग जानते हैं। मैं पुनः इस चीज को लिख रहा हूं यहां पर। अभी मैंने यहां पे बताया मैंने अभी बताया कि n बराबर Q बट्टा E, तो ये तो माइनस या Q बट्टा E। Q का मान यहां है -8 कूलम। नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश से ऋण रहेगा माइनस नेगेटिव बटा E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कट जाएगा, माइनस कट जाएगा। जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 80 बटा 16 और ये -19 है, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +19 और 16 को 5 से गुना करेंगे 80 आएगा। तो यहां से आंसर आपका हो जाएगा 5 गुना 10 पर पावर 19, 5 इंटू 10 टू द पावर +19 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो। ऐसा भी आ सकता है बालक, ऐसा भी आ सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, कि अगर 8 कूलम यहां धन आवेश रहे तो यहां पर +8 रहेगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे नेगेटिव साइन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या अगर बोलना सही रहेगा क्या कि इस क्लासरूम में -10 बच्चे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो संख्या हमेशा धनात्मक में होगी। यही कारण है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा, वो पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन यहाँ माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था आवेश ऋण आवेश, आवेश ऋण आवेश है। तो इस तरह से आपका जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन,
5 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल सेंट्रल फोर्स है। जैसे मान लेते हैं दो गोला है, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2, तो दूरी जो मापा जाता है कूलम्ब बल भी इसके सेंटर से सेंटर मापा जाता है, इसके केंद्र से केंद्र मापी जाती है। इस कारण यहां पर देखते हैं सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, तो इस कारण ये कौन सा फोर्स होगा, केंद्रीय फोर्स होगा। और विद्युत बल तो है ही, कूलम्ब फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये दोनों सही है। इस कारण ए और न बी सबसे अच्छा, ए और बी दोनों सही। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये वाला सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, बल्कि ये दोनों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। कभी कभी इसी क्वेश्चन को लिख देगा, कूलम्ब बल को ही लिख देगा कि संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, तो आप ध्यान से सोचेंगे कि कूलम्ब बल कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा, इस कारण संरक्षी बल है। अब आते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि कूलम्ब बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। कूलम्ब बल कौन सा बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल है। ये कभी भी चुंबकीय बल होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा चुंबकीय बल। और ये सबसे ज्यादा बार अभी तक का एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि P आघूर्ण है, P मोमेंट है और किसी विद्युत द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो हमेशा बल आघूर्ण का मान होगा, बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा। जब sin थीटा को हटाएंगे तब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, sin थीटा हटेगा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। किसको हटा रहे हैं, sin थीटा को, और sin थीटा हटता है बल तो बिल्कुल आता है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो बिल्कुल आता है sin थीटा। तो इस चलते इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E। मुझे लगता है आज समझ गए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निर्वात की विद्युतशीलता का, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट आप लोग पढ़े होंगे, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला पढ़े होंगे, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर। और आवेश का देखेंगे तो आवेश का इकाई कूलम और इस आवेश का इकाई कूलम, अब 4 पाई का कोई भी इकाई नहीं, कोई, क्योंकि वो नियत संख्या कांस्टेंट वैल्यू है। और ये दूरी है तो दूरी का आप लोग जानते हैं, तो एक और छूट गया यहाँ पर बल भी रहेगा, तो यहाँ पर दूरी का हो गया मीटर स्क्वायर और बल का हो गया न्यूटन। तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर, इसी को लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर n पर पावर -1 n पर पावर -2। क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता का इकाई है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर कोई मिल ही नहीं रहा है। देखिए ये तो होगा ही नहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक करने का मतलब -2 है, अगर यहाँ -2 कर दें तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ मिस्टेक। अब यहाँ समझेंगे, अब आप समझेंगे अगले प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन कि यदि गोले पर आवेश है, गोले पर आवेश है 10 कूलम, 10 माइक्रोकूलम। इस गोले पर आवेश है 10 माइक्रोकूलम। आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 गुना 10 के पावर -6। माइक्रो का मतलब -6, माइक्रो का मतलब -6, तो माइक्रो का मतलब -6 कूलम आ गया। अब निकाल रहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का दो फार्मूला। एक फार्मूला तो है गॉस प्रमेय से, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट यहां पर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान यहां बिल्कुल पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारा पाई में दिया हुआ है ऑप्शन, समझ गए। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पुट कर दिया तो काफी झंझट में आप पढ़ेंगे। तो क्या करना है बालक, इसी में 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पाई से ही डिवाइड कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पाई से ही डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आ जाएगा क्यू। और 4 पाई या 4 पाई क्यू या 4 पाई क्यू, और इसका मान आप लोग पहले भी पढ़े हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू बच गया कौन सा 4 पाई इंटू क्यू का मान, इंटू क्यू का मान, क्यू का मान यही था। इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर -5 कूलम। अब यहां पर रख देंगे 10 टू द पावर -5, तो देखेंगे 4 गुना 9 36 पाई, 9 -5 9 -5 9 -5 10 टू द पावर 4। और फ्लक्स का इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 36 पाई 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका पहला ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखने भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि समय की बर्बादी होगी और समय काफी महत्वपूर्ण है, खास करके अगले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप इस तरह से चारों ऑप्शन में देखने में समय व्यतीत कर देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगला क्वेश्चन छूट जाए। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से भारी नुकसान आपके मार्क्स पे पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 36 पाई 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइनस में है, ये कभी नहीं होगा। ये 10 टू द पावर -6 है, कभी नहीं होगा। 10 टू द पावर +6 है, कभी नहीं होगा। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अरे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला ही होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से। E बराबर होता है F/Q0, F/Q0 प्रति एकांक परीक्षण आवेश के द्वारा विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला बल। प्रति एकांक परीक्षण आवेश के द्वारा विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। F का इकाई न्यूटन, F का इकाई क्या? न्यूटन, न्यूटन। F का इकाई न्यूटन। आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक और इकाई होता है न्यूटन प्रति कूलम को 1 न्यूटन बटा 1 कूलम को 1 वोल्ट बटा 1 वोल्ट बटा मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर
न्यूटन बटा कूलम ही कहलाता वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर वाला यहाँ है ही नहीं है, तो कहां से होगा, होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अब फाई का इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखिए तो टेस्ला का भी होगा, टेस्ला तस्ला जिसको कहते हैं हम लोग, टेस्ला या तस्ला, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी चुंबकीय फ्लक्स का, लेकिन ये वाला हो जाएगा विद्युतीय फ्लक्स का। विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापते हैं, एनर्जी को मापने के लिए इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को मापने के लिए आज मैं सब आप लोग के सामने मैं एनर्जी का यूनिट ही कंप्लीट करता हूं। एनर्जी को मापने के लिए विभिन्न मात्रक उपयोग किए जाते हैं। एनर्जी को मापने के लिए विभिन्न मात्रक यूज किए जाते हैं। पहला जूल, पहला होता है जूल, पहला होता है जूल। पहला कौन सा, जूल होता है। पहला कौन सा, जूल। पहला होता है जूल, और जूल होता है, ये होता है मैकेनिकल यूनिट, मैकेनिकल यूनिट। ऊर्जा का यांत्रिक मात्रक होता है, यांत्रिक मात्रक होता है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मॉडर्न यूनिट, मॉडर्न यूनिट। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक, ऊर्जा का आधुनिक मात्रक आया तो क्या टिक लगाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए दोनों में जानते हैं रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं ना, 1.6 10 टू द पावर -19। और क्या हो जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में। किस में आ जाएगा, जूल में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19। एक और इकाई होता है kWh, kWh किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ये भी ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ये kWh को ही बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो घरों में ऊर्जा खपत ऊर्जा होती है और वो हमेशा यूनिट में मापी जाती है, वो हमेशा यूनिट में मापी जाती है। यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट का मतलब 2 किलोवाट आवर। समझ गए। और जूल में kWh में रिलेशन है वाला कि एक kWh बराबर 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन क्या, वोल्ट का भी होगा। अरे ये तो ऊर्जा का मात्रक है बालक, तब वोल्ट का भी होगा, कभी नहीं होगा। क्या वोल्ट प्रति मीटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का इकाई है। क्या मेगा इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बढ़ जाएगा यार, बिल्कुल नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी ऑप्शन है वो 1.6 10 टू द पावर -19 और ये जूल में है। किसमें, जूल। तो हम लोगों ने आज देखा बहुत सारे प्रश्न का सॉल्यूशन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों को काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और आप ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन करके आप समय बचा सकते हैं और 100% मार्क्स गेन्स कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और मेरा दावा है कि जितना भी मैं सीरीज करवा दूंगा उनमें से पक्का है कि आपको 35 में 35 क्वेश्चन टकराना है, क्योंकि आपको 42 क्वेश्चन मिलता है करने को, आपको 35 ही करना है। 100% मिलेगा। आपको यहाँ तक कि याद हो जाएगा वो सारे क्वेश्चन, आप
से अनुरोध यही है, निवेदन है, आग्रह है कि इस क्वेश्चन को आप पुनः एक बार खुद से बनाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इसका रिप्लाई दें। तो आप लोग बताइए आप लोग के वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।